हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथ्स। आज हम मैथ्स का सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 कहता है इंटीग्रल ऑफ log x डिवाइड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होगा। अब देखो, अगर सब जगह log x हो तो एक काम करते हैं, log x को t मान लेते हैं। log x इज इक्वल टू t। अब यहां से या तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें और या फिर हम x को अलग करें। तो x को अलग करना ज्यादा सही रहेगा। तो x को अलग करता हूं तो ये e रेज़ टू पावर t हो गया। अब डेरिवेटिव लूंगा तो dx हो गया e रेज़ टू पावर t और dt। अब सबकी वैल्यू डाल देते हैं। तो log x को t माना है, ये t हो गया और नीचे 1 प्लस t का होल स्क्वायर हो गया और dx की जगह पे e रेज़ टू पावर t और dt हो गया। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें e रेज़ टू पावर t है। तो अब हमें एक ब्रैकेट क्रिएट करनी है और उस ब्रैकेट के अंदर एक का डेरिवेटिव दूसरा होना चाहिए। तो नीचे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है तो 1 प्लस टी ऊपर ले आते हैं, तो ऊपर प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं और अब इसको अलग अलग कर देते हैं। और जब इसको अलग अलग करेंगे तो मीन्स स्प्लिट करेंगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा 1/1 प्लस टी और माइनस 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर और e रेज़ टू पावर t और dt। अब एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा कि अगर fx प्लस f डैश x हो और बाहर e रेज़ टू पावर x हो तो इसका इंटीग्रल क्या होता है। तो इसका इंटीग्रल होता है कि जो भी अंदर fx है, फंक्शन है, मतलब देखो एक का डेरिवेटिव दूसरा है। देखो इसका डेरिवेटिव ये रहा, तो ब्रैकेट में एक फंक्शन है और दूसरा उसका डेरिवेटिव है और बाहर e रेज़ टू पावर x है, तो इंटीग्रल होगा फंक्शन इंटू e रेज़ टू पावर x। मतलब सीधा आंसर आप लिख सकते हो फंक्शन e रेज़ टू पावर x और प्लस c। अब यहाँ पे भी ऐसे ही देखना होगा किसका डेरिवेटिव है आपके पास। तो इसका डेरिवेटिव ये रहा, तो फिर आंसर होगा डायरेक्ट इसका 1/1 प्लस टी और e रेज़ टू पावर t प्लस c। दिस इज द आंसर बाय द कॉन्सेप्ट। ऐसा आप कर सकते हैं और वापस t की वैल्यू जरूर डालनी है वरना आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये 1/1 प्लस टी की जगह log x और इंटू e के ऊपर t की जगह log x और प्लस c। और अब e के ऊपर log गायब, आंसर आ गया x/1 प्लस log x प्लस c। दिस इज द आंसर। ठीक है, आपको मालूम है e के ऊपर log बेस e x एंड दिस वैनिशेस और बचता क्या है, सिर्फ x। तो यस, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन भी है, ऑप्शनल पार्ट भी सॉल्व करते हैं और वो है साइन 2x डिवाइड बाय 9 माइनस कॉस रेज़ टू पावर 4x अंडर द रूल। क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव भी साइन 2x होता है और कॉस स्क्वायर x का डेरिवेटिव भी माइनस साइन 2x होता है। तो मैं कॉस स्क्वायर x को t मानूंगा, तो t मानूंगा मैं कॉस स्क्वायर x को और डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ये 2 और साइन x और कॉस x, साइन x और कॉस x और dx। तो dt हो जाएगा माइनस साइन 2x और dx। तो ऊपर ऐसा करते हैं, माइनस का साइन एक अंदर एक बाहर लगा देते हैं और बाहर माइनस ऐसे ही कॉपी करते हैं और अंदर हो गया हमारे पास ये dt और नीचे हो गया हमारे पास 9 माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट। दैट्स ऑल। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो माइनस बाहर है, माइनस बाहर रहेगा और इंटीग्रल बाय द फॉर्मूला ये होगा साइन इनवर्स t बाय 3 प्लस c। और अब हम माइनस साइन इनवर्स और t की वैल्यू डाल देते हैं और t की वैल्यू है cos स्क्वायर x बाय 3
और प्लस सी। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है हमें डी बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। इट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5। अब सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या, ये होगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 5। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें इसका ऑर्डर जो है वो है 2 और इसकी डिग्री जो है 1। ऑर्डर होता है जो भी डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता तो ऑर्डर 1 होता, सेकंड डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 2 हो गया, थर्ड डेरिवेटिव होता तो ऑर्डर 3 होता। जो ये सेकंड डेरिवेटिव है, जिसलिए मैंने इसको ऑर्डर 2 बोला है, इस सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर पावर कितनी है, इसके ऊपर पावर तो 1 है, तो फिर डिग्री 1 हो गई। तो ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 1 हो गई, तो इनका सम क्या हुआ, सम हो गया 2 + 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब जो ए वेक्टर है मींस एक कैप, मतलब इसका मॉडुलस 1। ए कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका मॉडुलस होगा 1, और बी कैप भी यूनिट वेक्टर है और इसका मॉडुलस होगा 1। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है ए प्लस बी मॉड इज इक्वल टू 2 cos θ/2 हमें प्रूव करना है। इसका मतलब मॉड, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि मॉड लेके चले, तो इसके लिए आपको लेके चलना होगा ए कैप प्लस बी कैप मॉड का स्क्वायर, जो कि बराबर होगा ए कैप प्लस बी कैप और डॉट ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है, तो यस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इनकी ब्रैकेट खोलो। अब ये यहाँ पे तो ए कैप प्लस बी कैप मॉड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे ए कैप डॉट ए कैप प्लस ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप डॉट बी कैप। तो ये हो गया ए कैप मॉड स्क्वायर, और यह हो गया, आपको मालूम है ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ये ट्वाइस ऑफ ए कैप डॉट बी कैप हो गया, और प्लस बी कैप मॉड का स्क्वायर हो गया, और ए मॉड आपको 1 दिया हुआ है और बी मॉड भी 1 दिया हुआ है, इसलिए ये 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2, और यहाँ पे ए डॉट बी को क्या किया हमने, ए कैप मॉड बी कैप मॉड और कॉस थीटा, और प्लस बी मॉड स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर लिख दिया। तो ये हो गया 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर मिलके हो गया 2 प्लस 2, और ए मॉड 1 बी मॉड 1 और कॉस थीटा, और ए कैप प्लस बी कैप मॉड स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम ए कैप प्लस बी कैप मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला लगा देते हैं। अब 1 प्लस कॉस थीटा होता क्या है, 2, ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, और फिर 2 to 4 हो गया, इट इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और उस तरफ है हमारे पास ए कैप प्लस बी कैप मॉड का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा देते हैं, ए कैप प्लस बी कैप मॉड हमें चाहिए, स्क्वायर को हटाओ, इधर रूट ले लो, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा बाय 2, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Find the direction cosines of the following line. It is 3 minus x by minus 1 is 2y minus 1 by 2. It is z by 4. अगर हमें किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जानने हैं, तो उसके लिए x और y शुड बी फ्री फ्रॉम द कोफिशिएंट। उसके साथ माइनस भी नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई नंबर भी नहीं होना चाहिए।
तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, ये x -3 हो जाएगा डिवाइड बाय -1। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, y -1/2 और ये z/4। ठीक है, अब यहाँ से माइनस माइनस गायब, ये 2 2 कैंसिल हो गया, x -3/1 और y -1/2/1 इज z/4। तो डायरेक्शन रेशोज हमारे हो गए 1 1 और 4। मतलब A हो गया 1 और B हो गया 1 और C हो गया 4। अब हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन L M और N मींस कॉस अल्फा भी कह सकते हो। कॉस अल्फा होगा A अपॉन इट इज A² प्लस B² प्लस C² अंडर रूट। तो A इज 1 अपॉन इट इज 1² प्लस 1² प्लस 4² अंडर रूट। तो कॉस अल्फा हो गया इट इज 1/√18। इट इज 9 into 2 1/3√2। इसी तरह कॉस बीटा और कॉस गामा भी आप निकाल सकते हैं। तो कॉस बीटा होगा b बाय इट इज A² प्लस B² प्लस C² अंडर द रूट। तो सेम आंसर 1/1² प्लस 1² प्लस 4² इट इज √18। इट इज 1/3√2। और कॉस गामा क्या होगा, C अपॉन A² प्लस B² प्लस C² अंडर रूट। इट इज 4/√18। मतलब इट इज 3√2। ये है डायरेक्शन कोसाइंस। ये 4/3√2 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कॉस गामा इज 4/3√2। तो ऊपर 4 को आप 2 into √2 into √2 लिख सकते हैं और 3√2 कैंसिल हो गया। इट इज 2√2/3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 5। A bag contain 1 red and 3 white balls. Find the probability distribution of the number of red balls. If 2 balls are drawn at random from the bag, 1 by 1 without replacement. तो probability distribution का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले let x be a random variable for किसके लिए, for number of red balls which can take the value, x is equal to 0 1। क्योंकि 2 रेड बॉल हो नहीं सकती, क्योंकि बैग के अंदर एक ही रेड बॉल है, इसलिए या तो कोई रेड बॉल नहीं आएगी या फिर एक रेड बॉल होगी। तो अब px is equal to 0 क्या होगा, px is equal to 0 मीन्स बोथ नॉट रेड। इसे हम कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं, दोनों बॉल्स रेड नहीं है। इट मीन 3c2/4c2। तो आंसर होगा इट इज 3 into 2 डिवाइड बाय इट इज 2 into 1 अपॉन 4 into 3/2 into 1। ये कैंसिल और 3 कैंसिल, आंसर इज 1/2। और फिर px इज इक्वल टू 1 क्या होगा, इट मीन्स 1 रेड बॉल। तो 1c1 हो गया और बाकी की दूसरी बॉल नॉट रेड। इट मीन्स 3c1 अपॉन इट इज 4c2। इसे सॉल्व करते हैं, इट इज 1 into 3/4 into 3 और डिवाइड बाय 2 into 1 4c2 के लिए। इट इज 3 और into 2 डिवाइड बाय 4 into 3 कैंसिल, 2 4 से कैंसिल, इट इज 1/2। यस, तो ये है अब हमारा सॉल्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, तो फिर हमें एक टेबल बनानी चाहिए जिसमें कि x होगा हमारे पास
और फिर हमारे पास पी एक्स होगा। तो एक्स होगा 0 और 1, और ये हो गया 1/2 और 1/2। तो ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Two cards are drawn at random from a pack of 52 cards, one by one without replacement. अब इस क्वेश्चन में भी दो कार्ड निकाले गए हैं बट विदाउट रिप्लेसमेंट. What is the probability of getting first card red and second card jack? तो फर्स्ट कार्ड रेड, आपको मालूम है एक पैक में 52 कार्ड्स में जैक कितने होते हैं? टोटल 4 जैक होते हैं, और 4 जैक में इट इज 2 रेड जैक होते हैं एंड 2 ब्लैक जैक होते हैं. ठीक है, यस. तो अब क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड कार्ड एंड सेकंड जैक. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड एंड सेकेंड जैक क्या हो सकता है? अब फर्स्ट रेड, इसमें दो ऑप्शन हो सकती हैं. पहला कि हो सकता है कि पहला कार्ड जो रेड निकाला है और वो जैक ही हो, या हो सकता है कि पहला कार्ड जो रेड निकाला है वो जैक ना हो. तो अगर वो जैक होगा तो क्या होगा? क्या लिखेंगे हम? तो फर्स्ट में लिखेंगे रेड जैक, एंड जो सेकंड है वो जैकी है, एंड सेकंड जैक. और हो सकता है कि पहला कार्ड जो रेड है वो जैक ना हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉन जैक एंड सेकंड जैक. अब इसका आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जैक. अब रेड जैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड जैक की प्रोबेबिलिटी होगी, अब रेड जैक कितने होते हैं पूरी ताश में? 2 रेड जैक होते हैं. इट इज 2/52 मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई सेकेंड जैक. अब सेकेंड जैक, अब एक रेड जैक आप निकाल चुके हो, फिर आपको जैक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इसका मतलब होगा बाकी कितने जैक पड़े हैं? एक निकल चुका, 3/51, और फिर और की जगह प्लस, और नीचे नॉन रेड नॉन जैक, ऐसा कार्ड जो रेड तो है मगर जैक नहीं है. तो ऐसे कितने कार्ड हैं जो रेड तो है मगर जैक नहीं है? तो 24, क्योंकि ताश में 2 रेड जैक होते हैं. 24/52 एंड मल्टीप्लाई सेकेंड जैक, मगर अभी तो कोई जैक नहीं निकला, इसका मतलब ताश के अंदर पूरे के पूरे 4 जैक पड़े हैं. इट इज 4/51. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं. अब ये हो गया, नीचे आ गया इट इज 52 इंटू 51, और ऊपर आ गया 6, प्लस आ गया 96. दिस इज 102/52 इंटू 51. 51 से कटा 102, इट इज 2/52, और 2 से 52 कटा, आंसर इज 1/26. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. करते हैं अब 7th क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में इट इज x+1 डिवाइड बाय x² + 1 इंटू x dx. क्या करें इस क्वेश्चन में? ऐसा करते हैं, इसे स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में. x के नीचे चला जाएगा x² + 1 और x, और +1 के नीचे चला जाएगा x² + 1 और x. ठीक है, अब इसके दो क्वेश्चन बना देते हैं, और पहले पार्ट में ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो पहला पार्ट बनेगा 1/x² + 1 dx, और दूसरा पार्ट होगा इंटीग्रल 1/x और x² + 1 dx. अब पहले पार्ट का इंटीग्रल तो एकदम आ गया tan इनवर्स x प्लस, और दूसरे पार्ट में अगर आप ब्रैकेट में से x² कॉमन ले लें तो बाहर क्या आएगा? बाहर आएगा x³, और अंदर हो जाएगा 1 + 1/x² dx. अब क्या करें? अब अगर आप सोचें तो ये tan इनवर्स x तो ठीक है, प्लस अब
एक्स क्यूब को ऊपर ले जाते हैं, 1/x³ कर देते हैं और डिवाइड बाय 1+1/x² रहने देते हैं। अब ऊपर जरा सोचो, नीचे वाले का डेरिवेटिव देखो, ऊपर है 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है, -2/x³। इसका मतलब ऊपर 1/x³ तो है मगर -2 नहीं है। एक काम करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर देते हैं। अब क्या होगा, अब tan इनवर्स x जो एक आंसर आया हुआ है प्लस, और ये माइनस बाहर 1/2 बाहर ले लेता हूं और -2, ये -2/x³ ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा हमारे पास 1+1/x²। अब सोचो, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा tan इनवर्स x -1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर। तो जब जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो हम लिखते हैं log ऑफ द डिनोमिनेटर, log 1+1/x² प्लस c। दिस द आंसर। मगर इस क्वेश्चन, इस स्टेप को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो इसलिए कर देना चाहिए। इसे सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, एलसीएम लो और लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे, जैसे tan इनवर्स x, ये तो ऐसे ही रहेगा -1/2, और अब आप ब्रैकेट शुरू करो और इसे log x² प्लस 1 अपॉन x² लिखो और प्लस c। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो और ये हो जाएगा tan इनवर्स x -1/2 ब्रैकेट, तो log x² प्लस 1 और फिर माइनस और log x², और यहां पर log x² में 2 आगे आ जाएगा और ये होगा log x² और प्लस c बाहर, और ये tan इनवर्स x -1/2। यहां मॉड हम ना भी लगाएं तो भी चलेगा, इसलिए क्योंकि ये स्क्वायर प्लस 1 है और स्क्वायर्स जितने भी होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ब्रैकेट से काम चलेगा। इट इज -12। अब -12 से ब्रैकेट खोल देता हूं तो ये हो जाएगा log x² प्लस 1 और फिर माइनस माइनस प्लस 1/2, और log x² में वो 2 आगे आ गया और log x बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log। अब ये 2 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया tan इनवर्स x -1/2 और ये log x² प्लस 1 और प्लस log x मॉड प्लस c, क्योंकि फिर ये स्क्वायर हट गया है तो इसलिए हमें मॉड लगा देना चाहिए। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्वेश्चन नंबर 8। और फर्स्ट ये है क्वेश्चन, x dy by dx इज इक्वल टू y माइनस x और साइन y by x। तो क्वेश्चन में y by x आ गया एंगल में, इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन है। सबसे पहला काम करते हैं, dy by dx को अलग कर देते हैं, dy by dx को अलग करते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, ये हो जाएगा y by x माइनस साइन y by x। अब क्या करना होगा, अब पुट करना होगा y by x को v, तो यहां करते हैं पुट y by x इज इक्वल टू v, तो v इज इक्वल टू y by x, तो vx इज इक्वल टू y हो गया। नाउ प्रोडक्ट लगाओ, v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू dy by dx, तो dy by dx की जगह लिख देते हैं v प्लस x dv by dx और y by x की जगह v माइनस साइन v। अब v कैंसिल हो गया,
और ये x dv/dx इज इक्वल टू माइनस साइन v हो गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब इनको इधर शिफ्ट करो, dv अलग करो, dx अलग करो, तो dv बाय और साइन v इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस dx बाय x इंटीग्रल। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, माइनस को इधर ही छोड़ दो। ठीक है, अब ये हो जाएगा इट इज cosec v, 1/sin v होता है cosec v, और dv इज इक्वल टू माइनस और ये dx बाय x इंटीग्रल। तो log v का इंटीग्रल क्या होता है, log cosec v माइनस cot v मॉड इज इक्वल टू माइनस और ये log x मॉड और प्लस c नहीं लगाएंगे, अब हम log c लगाएंगे, log c मॉड। क्यों? क्योंकि बाकी सब log है इसलिए। अब ये क्या होगा, ये log cosec v माइनस cot v मॉड इज इक्वल टू यहाँ पे ये log c बाय x मॉड हो गया। अब दोनों तरफ log गया तो मॉड भी गया। इट इज cosec v माइनस cot v इज इक्वल टू c बाय x। अब x ऊपर चला जाएगा और v की जगह y बाय x डाल देंगे, तो cosec y बाय x माइनस cot y बाय x इज इक्वल टू c इज द सॉल्यूशन। अब करते हैं इसका ऑप्शन वाला पार्ट, और वो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने वाला। और इक्वेशन है हमारे पास dy बाय dx प्लस y और ये cot x इज इक्वल टू 2/1 प्लस और ये sin x। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर p है हमारे पास cot x और q है हमारे पास 2/1 प्लस sin x। तो if क्या होगा, तो सॉल्व करना है ना, यस, if होगा हमारा e रेज़ टू पावर p dx। तो e रेज़ टू पावर cot x इंटीग्रल dx। तो e के ऊपर cot का इंटीग्रल क्या होता है, इट इज log sin x। तो log e गायब और हो गया सिर्फ sin x। और फिर सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू इंटीग्रल dx प्लस c, और y इंटू आई एफ की जगह sin x, और इट इज sin x इंटू क्यू की जगह 2/1 प्लस sin x इंटीग्रल dx और प्लस c चलता रहेगा, ये फॉर्मेट में है। और 2 को अब हम बाहर ले लेंगे, इट इज y और ये sin x इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया और अंदर sin x के नीचे 1 प्लस sin x आ गया। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इसमें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्रिएट करना चाहिए, +1 -1 कर देना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, जो हमने ऊपर +1 -1 किया है इसे स्प्लिट करते हैं। तो y sin x इज इक्वल टू 2, ये जगह 1 -1/1 प्लस sin x और dx प्लस c। अब ये y और ये sin x 2 बाहर, अब इंटीग्रल ले लेते हैं। तो 1 का इंटीग्रल हो गया x और माइनस और इसका इंटीग्रल अभी रहता है, तो उसके साथ इंटीग्रल लगा देते हैं। तो ये 2x हो गया और -2 और इंटीग्रल 1/1 प्लस sin x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, अब इसका इंटीग्रेशन होगा या तो तुम 1 प्लस साइन का फॉर्मूला लगा दो, और या फिर तुम रेशनलाइज कर दो। अब रेशनलाइज करके जल्दी इंटीग्रेशन हो जाएगा, जैसे it is y और sin x is equal to 2x minus 2 और it is 1 minus sin x और 1 minus sin square x। क्या किया मैंने इसे रेशनलाइज कर दिया, 1 minus sin x से मल्टीप्लाई, 1 minus sin x से डिवाइड।
तो ऊपर 1 माइनस साइन एक्स, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, और जो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर हुआ उसे नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर। तो y और ये साइन एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2, और ये हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये बच गया हमारे पास। अब क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर को, y और ये साइन एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स, और साइन बाय कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस टैन और सीकेंड, तो इसको लिख सकते हैं टैन एक्स और सीकेंड एक्स। अब क्या होगा, अब इनके अलग अलग इंटीग्रल हो जाएंगे, इट इज dx। अब y और साइन एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2 ब्रैकेट शुरू, और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x माइनस sec x, tan x का इंटीग्रल होता है sec x और प्लस c। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है x और y की वैल्यू आपको दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपको x दिया हुआ है π/4 और y दिया हुआ है 0। तो x की जगह अब यहाँ लिखता है हमने पुट x इज इक्वल टू π/4 और y इज इक्वल टू 0। ऐसा रख के अब हमें यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है। अगर हम y को 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, x को π/4 रखेंगे तो 2 इंटू π/4 ये π/2 हो गया, और माइनस 2, और tan π/4 1 होता है, माइनस सीकेंट 45 रूट 2 होता है, और प्लस c। ठीक है, ये हमारी c की वैल्यू आ जाएगी यहां से। अब हम इस सब को उधर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ c की वैल्यू निकाल के वापस अपने आंसर में डाल देंगे। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इन सब को उधर ले जाता हूं, तो ये हो गया, इट इज 2 1 माइनस रूट 2 और माइनस π/2 इज इक्वल टू c। ये रही c की वैल्यू। अब c की वैल्यू को वापस यहीं डाल देते हैं। तो ये हमारा आंसर था, यही हमारा सोल्यूशन था, जनरल सोल्यूशन। इस जनरल सोल्यूशन को पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाने के लिए इसमें c की वैल्यू डालनी होगी। अब c की वैल्यू डाल देते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, तो सोल्यूशन हमारा हो जाएगा, तो सोल्यूशन होगा हमारा, तो सोल्यूशन इज y sin x इज इक्वल टू 2x माइनस 2, और ये tan x माइनस सीकेंड एक्स, और प्लस c की जगह पे ये सारी वैल्यू, इतना बड़ा आंसर। तो c की जगह आएगा +2 और 1 माइनस रूट 2 माइनस π/2। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है कि ए वेक्टर 0 नहीं है, बट आपको दिया है ए डॉट बी बराबर है ए डॉट सी के, और हमें एक और चीज दी है, ए क्रॉस बी बराबर है ए क्रॉस सी के। तो अब ये गिवन है और हमें बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्रूव करना है। एक काम करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको इधर ले आते हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, और यहां से ए वेक्टर डॉट कॉमन ले लेते हैं, तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब अलजेब्रा के हिसाब से दो की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ए 0 होगा और या फिर बी माइनस सी 0 होगा, मगर ए तो 0 दिया, 0 नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया है। A vector is not equal to 0. This is given in the question. तो इसका मतलब हुआ कि B वेक्टर माइनस C वेक्टर ही 0 होगा, और इसका मतलब हुआ B वेक्टर तो C वेक्टर के बराबर आ गया है प्रूव। अब यही चीज हमें दूसरी साइड से भी प्रूव करनी है। A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C दिया हुआ है, तो यहाँ पे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसको इधर लाते हैं, तो A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब A वेक्टर और क्रॉस कॉमन ले लेते हैं, और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। फिर यहां से वही अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा
दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब इधर 1 इज 0 और अदर इज 0, मगर ए वेक्टर तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब निकलता है कि बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ही 0 है, और इसका मतलब है बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो दोनों कंडीशन से हमने बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल है प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो r इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के। अगर आप इक्वेशन देख लें यहीं पर, ये देखो, ये हमारी दो लाइंस हैं जिनके बीच में हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करें? अब दोनों लाइंस को पहले देखो, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं क्योंकि इनके डायरेक्शन रेशियोज बता रहे हैं। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 1 1 और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 4 2 2। दैट इज अगेन 2 से डिवाइड करें तो 2 1 1, दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम है, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा कि दोनों लाइंस में जो पॉइंट लाई कर रहा है वो क्या है। तो एक फर्स्ट लाइन में जो पॉइंट है जिसको मैं A1 कह रहा हूं, A1 वेक्टर इज इक्वल टू है I प्लस जे माइनस के। और फिर A2 वेक्टर क्या है दूसरी लाइन में पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इट इज I प्लस जे प्लस 2k। और फिर B वेक्टर क्या है, जो डायरेक्शन रेशियो है उसका वेक्टर क्या है, तो B वेक्टर है हमारा 2I प्लस जे प्लस के। अब शॉर्टर डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में हमें A2 माइनस A1 वेक्टर निकालना होगा। A2 माइनस A1 वेक्टर कैसे करेंगे? A2 माइनस A1 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर आप A2 में से A1 को माइनस करते हो तो ये आता है 3k। ठीक है, अब हम निकालते हैं शॉर्टर डिस्टेंस। शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, शॉर्टर डिस्टेंस होता है इट इज A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर मॉडुलस अपॉन B वेक्टर मॉडुलस। तो ये है फॉर्मूला हमारे पास shorter distance का when vectors lines are parallel, when lines are parallel। yes, तो अब इसमें सारी वैल्यूज डाल देते हैं। तो इज इक्वल टू A2 माइनस A1 क्या है, इट इज 3k क्रॉस B वेक्टर क्या है 2I माइनस जे और प्लस के और मॉडुलस अपॉन इट इज बी वेक्टर मॉडुलस। अब बी वेक्टर का मॉडुलस आप ऊपर ही निकाल लो, हमें वो चाहिए। बी वेक्टर मॉडुलस क्या होगा, या फिर नीचे ही रख देते हैं कोई, ये हो जाएगा 2I माइनस जे प्लस के और मॉडुलस। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 3k को मल्टीप्लाई करेंगे 2I से, तो ये हो जाएगा 6j। और फिर 3k को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जे से, तो ये बदलेगा माइनस आई में, तो ये हो जाएगा प्लस 3I मॉडुलस डिवाइड बाय नीचे वाले मॉडुलस का आंसर होगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट इज रूट 6। और ऊपर हो जाएगा इसका मॉडुलस सॉल्व करेंगे तो रूट 45 बाय रूट 6 हो जाएगा। अब इसे रैशनलाइज कर देते हैं, रूट 6 से मल्टीप्लाई रूट 6 से डिवाइड, इट इज 270 बाय 6 हो जाएगा। और ऊपर से 9 इंटू 30 कर देते हैं और 9 बाहर आएगा 3 रूट 30 बाय 6 और ये 3 6 से कटेगा, रूट 30 बाय 2 यूनिट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मॉडुलस में है फंक्शन और उसका है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले जैसे -1 to 2
और एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x मॉडुलस dx। अब सबसे पहले इसके अंदर फैक्टर करो, और ये फैक्टर करने के लिए x कॉमन ले लो, और ये x² माइनस 3x प्लस 2, और फिर क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, x और ये हो गया x माइनस 1 और x माइनस 2 मॉडुलस। अब आप ये देखो कि मॉड के अंदर जो भी फैक्टर्स लगे हैं वो सभी फैक्टर्स एक एक करके सोचो, वो जीरो कब होंगे। ये x जीरो कब होगा, जीरो पे। फिर x माइनस 1 जीरो कब होगा, 1 पे। x माइनस 2 जीरो कब होगा, 2 पे। तो इसका मतलब 0 पे, 1 पे और 2 पे। और आपके पास जो लिमिट है और वो है -1 से लेके 2 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा इंटीग्रल है वो स्प्लिट होगा टोटल 3 पार्ट्स में। तो ये होगा -1 से 0, x, x माइनस 1, x माइनस 2 dx, प्लस ये होगा 0 से 1, x, x माइनस 1, x माइनस 2 मॉड dx, और प्लस होगा 1 to 2 x, x माइनस 1, x माइनस 2 मॉडुलस। ठीक है। अब आपको ये सोचना होता है कि -1 to 0 के बीच में कोई भी वैल्यू इस डिटर्मिनेंट में रखी जाए तो आंसर नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉडुलस के दो आंसर हैं, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। अब यहाँ नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, उसके लिए हमें मॉडुलस के अंदर के फंक्शन को में लिमिट के बीच का कोई भी नंबर पुट करना होगा। तो -1 0 के बीच में कोई भी एक नंबर -0.5 डाल देते हैं इन सब में। तो -0.5 डालेंगे तो ये नेगेटिव होगा, और ये भी नेगेटिव होगा, और ये भी नेगेटिव होगा, और टोटल आएगा माइनस। तो इसका मतलब ये माइनस होगा। तो इंटीग्रल -1 to 0 का जो मॉडुलस है, जब वो खुलेगा तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। माइनस को बाहर लिख दो और अंदर के ये फैक्टर्स को वापस खोलो, और ये बन जाएगा वापस x³ माइनस 3x² प्लस 2x, और मॉड गायब। नेक्स्ट अब देखते हैं। अब ये 0 to 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू अगर हम रखें 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे कि 0.5 रखते हैं, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और टोटल ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होगा, प्लस लगा दो, और 0 से 1 तक, और मॉड हट जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और अंदर के सारे फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। तो x³ माइनस 3x² प्लस 2x और dx। अब लास्ट में देखते हैं। अब लास्ट वाले में क्या होगा, 1 और 2 के बीच में अब 1.5 रख के देखो। 1.5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो टोटल रिजल्ट क्या हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा, 1 to 2 मतलब मॉड गया, अब माइनस में आ गया आंसर, और x³ और अंदर फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर दिए, x³ माइनस 3x² प्लस 2x और dx। बस अब इसको हमें सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है। अब लिमिट आपने पुट करनी है। यस, माइनस बाहर है। अब आप इसका इंटीग्रल लो, x4/4 माइनस x³ देखो 3x² का इंटीग्रल, x³/3, वो 3 कट गया, x³ आ गया, प्लस 2x²/2, 2 कट गया, x² आ गया, और ये ब्रैकेट -1 to 0, और प्लस अब यहां भी वही आएगा,
x4/4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और रेंज है 0 to 1 और माइनस एक्स क्यूब बाय x4 x4/4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट है 1 to 2। ठीक है, माइनस। अब शुरू करते हैं, ब्रैकेट लगाओ और ब्रैकेट के अंदर डाल दो 0। जब सब जगह x की जगह 0 डालेंगे तो आंसर आएगा 0 और फिर लगाओ माइनस और अब सब जगह x की जगह -1 डाल दो। जब -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और ये -1 डालेंगे तो ये +1 हो जाएगा और +1 ये बच गया हमारा, ब्रैकेट क्लोज और प्लस। अब यहां देखते हैं दूसरी ब्रैकेट में x की जगह 1 डालेंगे। जब 1 डालेंगे तो ये आएगा 1/4 -1 +1 और जब 0 डालेंगे तो आएगा 0 और माइनस फिर से। अब 2 डालेंगे, 2 डालते ही आंसर आ जाएगा हमारा 0 और माइनस और जब 1 डालेंगे तो आंसर आएगा 1/4। यस, तो आंसर जाएगा हमारा, इट इज माइनस माइनस प्लस 4 to the 8 9/4 प्लस ये 1/4 -1 +1 कैंसिल और ये +1/4 ये हो जाएगा 11/4 आंसर। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि x + y = 2 और y² = x। ये स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोला है। तो स्ट्रेट लाइन पैराबोला दोनों का इंटरसेक्टेड एरिया आपको निकालना है और वो भी विद इन द एक्स एक्सिस। अब देखते हैं क्या करना होगा। सबसे पहला काम, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो एक इक्वेशन से y निकाल के दूसरी इक्वेशन में डाल दो। तो ये 2 - x का होल स्क्वायर = x। तो यहाँ से y की वैल्यू 2 - x मैंने इसमें डाल दी। अब होल स्क्वायर खोलते हैं, इट इज 4 + x² - 4x = x। ये हो जाएगा x² - 5x + 4 = 0। इसे सॉल्व करेंगे तो x = 1 आएगा और x = 4 आएगा। जब x = 1 आएगा तो स्ट्रेट लाइन में डालेंगे y कितना आएगा। अगर x 1 रखते हैं स्ट्रेट लाइन में तो y आ जाएगा 1 और x अगर 4 रखते हैं स्ट्रेट लाइन में तो y आएगा -2। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे 1 1 एंड 4 -2। इसका मतलब ये दो पॉइंट हैं जहां पर पैराबोला और लाइन आपस में कट करेंगे। तो एक पॉइंट है 1 1 1 और 1 ये पॉइंट है और दूसरा है 4 2 एंड दिस इज 2 3 4 एंड -1 -2। तो ये है दो पॉइंट, एक है 1 1 और दूसरा है 4 -2। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट से दोनों चीजें होके जा रही हैं, एक लाइन भी होके जा रही है और एक पैराबोला भी होके जा रहा है। यस, आपको निकालना है एरिया। एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन पैराबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों का बाउंडेड एरिया यही आता है, यही वाला। एंड एक्स एक्सिस कह रहा है तो फिर इसका मतलब यही वाला एरिया आपको निकालना है। ये एरिया अब आप कैसे निकालेंगे? अब ये एरिया कैसे आएगा आपको सोचना है और उसके लिए आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहां से ये परपेंडिकुलर और ये है 0 और ये है हमारा 1 और ये पॉइंट जहां पे लाइन टच कर रही है, कट कर रही है एक्स एक्सिस को और वो है 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिक्वायर्ड एरिया अगर आपको निकालना है तो वो होगा फ्रॉम 0 to 2 पैराबोला के नीचे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू होगा फ्रॉम 0
टू 1 पैराबोला के नीचे, तो पैराबोला की इक्वेशन y dx रूट x और dx और प्लस होगा 1 to 2 लाइन के नीचे y dx लाइन से 2 माइनस x और dx। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 और ये बॉक्स 0 to 1 और प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय -2। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ द बेस भी करेंगे और ये बॉक्स और ये हो गया 1 to 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे और वही हमारा एरिया होगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2/3 और x की पावर 3/2 यहाँ डाल दो पहले 1, तो 1 की पावर 3/2 1 हो गया, माइनस 0 की पावर 3/2 0 हो गया और प्लस और यहाँ माइनस हाफ को बाहर ले जाओ। अब x 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर में x की जगह 2 डाल दो तो वो हो गया 0 स्क्वायर 0 और फिर माइनस 1 डाल दो, -1 स्क्वायर 1 हो गया। तो ये आ गया हमारा आंसर 2/3 और ये प्लस 1/2। इट इज 4 + 3 7/6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका और पार्ट है कि आपको एरिया निकालना है y = 0 और y = √3x और x² + y² = 4। अब x² + y² 4 एक सर्कल है जिसका कि सेंटर होगा 0 0, जिसका कि रेडियस होगा 2। तो सबसे पहले हम डायग्राम भी साथ साथ बना देते हैं और सेंटर 0 0, रेडियस हमारा 2 होगा, 2 तक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इट इज -2 एंड -2। तो ये मैंने आउटलाइनिंग तैयार कर दी, जब मुझे डायग्राम बनाना होगा तो मैं जल्दी से बना दूंगा। यस, नेक्स्ट। अच्छा, अब सबसे पहला काम हमें ये देखना है कि ये लाइन इस सर्कल को कहाँ कट कर रही है। तो लाइन से y की वैल्यू को सर्कल की इक्वेशन में डाल दो। x² प्लस y की जगह पे √3x का होल स्क्वायर = 4। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग। और ये हो जाएगा 3x² + x², इट इज 4x² = 4 और x² = 1, x = ±1। तो x की वैल्यू 2 आ गई है, x = 1। और अब सोचो x अगर 1 होगा तो y क्या होगा और x अगर -1 होगा तो y क्या होगा। तो x अगर 1 है तो y क्या होगा, डाल देते हैं, y होगा √3 और अगर x -1 है तो y होगा -√3। तो पॉइंट्स हमारे आ गए, जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो 2 हो गए, 1 और √3 और दूसरा हो गया -1 -√3। इन दोनों पॉइंट से दोनों चीजें होके जा रही हैं। अब दोनों पॉइंट कहाँ होंगे, ये 1 ये रहा x1 और y √3 करीब 1.7 यहाँ होगा और -1 x -1 और -√3 करीब करीब -1 -√3 यहाँ होगा। अब इन दोनों पॉइंट से लाइन भी होके जा रही है, दोनों पॉइंट से सर्कल भी होके जा रहा है। तो सर्कल की आउटलाइनिंग तैयार है, रेडियस हमने ड्रॉ कर रखा है। तो सर्कल ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट से जाता हुआ सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने और इन दोनों पॉइंट से जाती हुई लाइन भी ड्रॉ कर दो, लाइन भी ड्रॉ कर दी। अब हमें एरिया कौन सा निकालना है, एरिया कौन सा निकालना है, उसके लिए क्वेश्चन ने कहा है कि एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड y = 0 का क्या मतलब होता है। y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस। एक ऐसा एरिया अब आपको शेड करना है जिसको x एक्सिस भी कवर कर रही है, लाइन भी कवर कर रही है और सर्कल भी कवर कर रहा है। तो x एक्सिस भी कवर कर रही है, लाइन भी कवर कर रही है और सर्कल भी कवर कर रहा है, बट y पॉजिटिव है। ये भी क्वेश्चन में दिया है कि जो y है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब सिर्फ ऊपर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको निकालना है, सिर्फ ये वाला जो पॉजिटिव में y पॉजिटिव भी है और x एक्सिस को भी कवर कर रहा है ये एरिया और लाइन भी कवर कर रही है और सर्कल भी कवर कर रहा है, ये एरिया हमें निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, 2 पार्ट्स में निकलेगा, ये 0 से लेके 1 तक और 1 से लेके 2 तक।
तो 0 से लेके 1 तक का एरिया होगा जो कि लाइन के नीचे है, और 1 से लेके 2 तक का एरिया होगा जो कि सर्कल के नीचे है। तो रिक्वायर्ड एरिया होगा हमारा इज इक्वल टू, इट इज 0 to 1 और लाइन इट इज √3x dx, और प्लस 1 to 2 और सर्कल 4 - x² अंडर रूट। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रल करना है और उसके अंदर वैल्यूज डाल देनी है। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, इज इक्वल टू √3 छोड़ो, x का हो गया x² 2, ठीक है, और बॉक्स और 0 और 1 प्लस ये हो गया x/2 4 - x के रूट, और प्लस a²/2 4/2 2 हो गया, और साइन इनवर्स x/2 और ये बॉक्स और ये 1 और ये 2। तो मैंने लगाया है फॉर्मूले से इंटीग्रेशन किया है, आपको याद होगा फॉर्मूला, इट इज √3 अब /2 बाहर चला गया, और x की जगह 1 डालो, 1² 1 हो गया, -0² 0 हो गया, और प्लस फिर ब्रैकेट। अब x की जगह 2 डालते हैं, जब x की जगह 2 डालेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, और प्लस फिर 2 और साइन इनवर्स x की जगह 2 डाला तो 2/2 1 हो गया, साइन इनवर्स 1, और फिर माइनस लगाया मैंने, और फिर अब x की जगह पे मैं 1 डालूंगा। जब 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 और 4 - 1 √3/2 और फिर प्लस जब 1 यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 और साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज। ये अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और वही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं क्या होगा, आंसर होगा √3/2 और प्लस और ये 2 और साइन इनवर्स 1 का क्या मतलब हुआ, साइन इनवर्स 1 का मतलब है π/2। मालूम है ना क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स 1 की जगह साइन π/2 लिख दिया, और माइनस √3/2 और फिर -2 और साइन इनवर्स हाफ की जगह साइन π/6 लिख दिया, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर √3/2 कट गया, और इस इनवर्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 2 और ये π/2 और ये -2 और π/6, ये हो जाएगा पाई - π/3, ये हो जाएगा 2π/3 आंसर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, find foot of perpendicular from the point it is 1 to 0। ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से ये हमारे पास एक प्लेन है, पॉइंट से प्लेन पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और आपको इस परपेंडिकुलर का फुट निकालना है, और प्लेन की इक्वेशन है x - 3y + 2z = 9। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन, क्या है कि हमें इस पॉइंट से 1 to 0 पॉइंट से इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और फिर इस परपेंडिकुलर का फुट भी ड्रॉ करना है, और उसके बाद इस परपेंडिकुलर की लेंथ भी निकालनी है। तो दो काम करने हैं, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर और एक लेंथ। अब ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल है उसके drs क्या होंगे, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या होंगे, 1 - 3 और 2 होंगे। तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइंस को मैं पॉइंट ए दे देता हूं, और इसको मैं पॉइंट बी दे देता हूं। तो ए बी लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हैं, आपको पॉइंट ए पता है, लाइन ए पॉइंट से पास हो रही है, और ये जो लाइन है वो प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल है, तो नॉर्मल के dr इस लाइन के dr हो जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज
तो ए बी लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 1 2 0 से। और ए बी लाइन के डी क्या होंगे? जो प्लेन के नॉर्मल के डी है, क्योंकि ये लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल के पैरेलल होगी। इसका मतलब इसके डी नॉर्मल के डी होंगे, और नॉर्मल के डी क्या है? वो है 1 -2 -3 और 2। तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी हो गई x minus x1 upon 1, it is y minus y1 upon -3 और z minus 0/2। ठीक है ना? तो इसमें ABC हमारे 1 2 0 है, और ये डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास 1 -3 2 है। तो यहाँ पे इसको इज इक्वल टू लैम्डा लिखो। तो x क्या हुआ? अब ये सारे लैम्डा हो गए, ये भी लैम्डा के बराबर, ये भी लैम्डा के बराबर, ये भी लैम्डा के बराबर। तो एक ही स्टेप में हम लिख सकते हैं x हमारा हो गया लैम्डा प्लस 1, y हमारा हो गया इट इज 2 -3 लैम्डा, और z हमारा हो गया 2 लैम्डा। तो पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट ऑन प्लेन क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑन प्लेन होगा लैम्डा प्लस 1 2 -3 लैम्डा और 2 लैम्डा। ये हमारा पॉइंट हो गया प्लेन के ऊपर। अब ये पॉइंट प्लेन के ऊपर आ गया, यही तो उसको चाहिए था, और वो पॉइंट तो आ गया, मगर इसमें लैम्डा है। अब ये लैम्डा कैसे निकलेगा? अब ये पॉइंट क्योंकि प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट जब प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो लैम्डा वहां से आ जाएगा। तो पॉइंट विल सेटिस्फाई द प्लेन। तो एक्स की जगह पे लैम्डा प्लस 1 -3, y की जगह पे 2 -3 लैम्डा प्लस 2, z की जगह पे 2 लैम्डा इज इक्वल टू 9। तो ये लैम्डा प्लस 1 -6 प्लस 9 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया इट इज 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14 लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट ऑन प्लेन मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज, तो लैम्डा की वैल्यू डाल दो, क्या हो जाएगा? लैम्डा की जगह 1 डालो तो हो जाएगा 2, और इट इज -1 एंड 2। ये पॉइंट आ गया हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो चाहिए था। अब हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो कि बी आ गया इज इक्वल टू ये बी हो गया, और ए हमें पता है। और अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब हमें निकालना है ए बी। तो ए बी क्या होगा? फॉर्मूला लगा दो, x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर अंडर रूट। फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप करो। इट इज 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर और अंडर का रूट। दिस इज 1 एंड दिस इज 9 प्लस 4 एंड दिस इज √14। ठीक है? तो डिस्टेंस भी आ गया और फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यस, ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। अब इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना होगा। There is an insurance company, and the peoples are divided into two classes. The people of the society are divided into two classes, and those are accident prone people and non-accident prone people. Two types of people are there in the society: accident prone and non-accident prone. ठीक है? लेट अस सपोज इन दोनों को ही इवेंट मान लेते हैं। लेट E1 बी द इवेंट accident prone people, E2 be the event not accident prone, it is not accident prone,
people. Then probability of E1 and probability of E2 क्या होगा? जैसे ही हम E1 E2 मानते हैं तो उसी वक्त हमें उसकी probability लिखनी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, जरा अब ये सोचते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, the company statistics show that the accident prone will have an accident at some time within the fixed 1 year period with the probability 0.6. The accident prone people met with the accident with the probability 0.6, and whereas not accident prone people met with the accident with the probability 0.2. Question समझ में आया? And the company knows that 20% of the population is accident prone. इस क्वेश्चन में जो जितनी पॉपुलेशन है उस पूरी पॉपुलेशन का 20% पीपल जो एक्सीडेंट प्रोन है, 20% पीपल आर एक्सीडेंट प्रोन एंड 80% आर नॉट एक्सीडेंट प्रोन। ठीक है, तो इवन हमने क्या माना है, एक्सीडेंट प्रोन पीपल, और E2 क्या माना है, नॉट एक्सीडेंट प्रोन पीपल। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एक्सीडेंट प्रोन पीपल की कितनी हो गई, 20%। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज 20%, ये हो गया 20%। इट इज 20 by 100, 1 by 5, ठीक है। एंड PE2 फिर क्या हुआ, अब 20% अगर एक्सीडेंट प्रोन पीपल है तो बाकी कितने रह गए, 80%। It is 80 by 100, it is 4 by 5, ठीक है। अब इवेंट क्या है, कौन सा इवेंट है इसमें विच इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, what is the probability that the new policy holder will have an accident within a year of purchasing the policy। अगला क्वेश्चन, suppose that the new policy holder has an accident within a year of purchasing the policy, what is the probability that he or she is accident prone। yes, अब इसमें the event which has happened is the accident, the accident policy holder is met with an accident, so let A be the event accident happen, let A be the event accident happen, let A be the event accident happen, then the probability of A by E1, the accident happen with the accident prone people and not accident prone people, then PA by E1 and PA by E2 is what, तो एक accident हुआ, then what is the probability that the accident met by the accident prone people, तो वो क्वेश्चन में गिवन है, the accident met with the accident prone people is 0.6, and A by E2 accident met with the non-accident prone people is 0.2, and it is 6 by 10, it is 2 by 10, it is 3 by 5, it is 1 by 5, ठीक है। now what is the question, क्वेश्चन है what is the probability, first part, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है what is the probability that the new policy holder will have an accident, will meet with an accident within the year of purchasing of the policy। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको probability of सबसे पहले probability of accident निकालनी है। then what is the probability of accident, then probability of accident A is equal to what, the probability of accident may happen by the accident prone people or may happen with the not accident prone people. It means the probability of E1
multiply probability of A by E1 plus probability of E2 multiply probability of A by E2. This is the for the probability of met with the accident. Person met with the accident. Answer is P E1 is 1 by 5, A by E1 3 by 5, E2 4 by 5, A by E2 1 by 5. It is 3 plus 7 by 25. आंसर आ गया. अब हमें निकालना है सेकेंड पार्ट में what is the probability that he or she, the person who met with the accident, is accident prone. What is the probability the person met with the accident is accident prone? Now आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है probability of E1 by A is equal to, it will be probability of A by E1 into PE1 into PA by E1 or divide by it is PA, and that is equal to, it is 1 by 5 into 3 by 5 divide by 7 by 25. Of 25 cancel, 3 by 7 is the answer. तो ये क्वेश्चन पेपर पूरा हुआ. होप आपको अच्छा लगा होगा. ओके, थैंक यू.